हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। क्या आपको ये बात पता है, मुझे एक ऐसा स्टॉक मिला है जिसकी शेयर प्राइस मात्र ₹1.12 पे चल रही है। यानी कि अगर आप इस कंपनी में 10,000 रुपये या 1 लाख रुपए निवेश कर देते हो तो सोचो, जब इस कंपनी की स्टॉक की प्राइस ₹1.12 से 1,000 रुपये तक पहुंच जाएगी तो ज़रा सोचिए कि आपको कितना ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए इस अवसर को बिल्कुल भी मत गवाइए। वो कौन सा स्टॉक है और उसमें कैसे निवेश करना है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एकदम अंत तक बिना स्किप किए जरूर से ही देखिए। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा ही नहीं कि उस ₹1.12 वाले स्टॉक में निवेश कैसे करना है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से बिना स्किप किए जरूर से ही देखिए और इस अवसर का लाभ उठाइए। तो इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो आइए उस कंपनी में निवेश करने से पहले हम उस कंपनी की थोड़ी बहुत एनालिसिस कर लेते हैं। और आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको उस कंपनी की अच्छे से एनालिसिस जरूर से ही करना चाहिए। और उस कंपनी के एनालिसिस करने के बाद ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको उस कंपनी में निवेश करना है या नहीं करना है। इस बात को ध्यान में रखिए, जो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में बिना एनालिसिस किए इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका ये मतलब है कि वो व्यक्ति लालची है, वो गैम्बलिंग कर रहा है, यानी कि वो जुआ खेल रहा है। और जो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग करता है और लालच में आकर किसी कंपनी में बिना एनालिसिस के इन्वेस्टमेंट करता है तो स्टॉक मार्केट उस व्यक्ति की बहुत ही बुरी हालत कर देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप जब भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी में निवेश करते हो तो उस कंपनी की अच्छे से एनालिसिस जरूर से ही कर लो। उसके बाद ही आप डिसाइड करो कि आप उस कंपनी में निवेश करोगे या नहीं करोगे। इस बात को आप हमेशा माइंड में रखिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट से ढेरों पैसे, यानी कि आप एक बहुत बड़ा वेल्थ इकट्ठा करना चाहते हो तो, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में अच्छे से एनालिसिस करके ही निवेश करो। और अगर आपको ये नहीं पता है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी की एनालिसिस कैसे करते हैं तो आप तुरंत इस चैनल को यानी कि IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो IQ स्मार्ट की जो प्लेलिस्ट है ना, इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट, और दूसरी प्लेलिस्ट है फाइनेंशियल IQ, ये दोनों प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो को आप एक एक करके ध्यान से देखते रहिए। आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए और आपको किस तरह से एनालिसिस करनी चाहिए। तो अब आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैं जिस कंपनी की बात कर रहा था उस कंपनी का नाम है महावीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और जो इसकी करेंट शेयर प्राइस चल रही है ना दोस्तों, वो चल रही है ₹1.12 पर। वाव, कितनी कम शेयर प्राइस चल रही है ना। इसका मतलब ये, अगर आप इस कंपनी में 10,000 रुपये निवेश कर देते हो ना तो आपको इस कंपनी की लगभग 8,928 शेयर के आसपास, मतलब इस कंपनी के शेयर आपको मिल जाएगी, जो कि काफी कमाल की बात है। और एक बात सुनिए, जब इस कंपनी की शेयर प्राइस 1,000 रुपये पे चल जाएगी तो आपको कितना फायदा होगा। ओ माय गॉड, यानी कि आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके इतने रुपए का फायदा हो रहा है, मतलब ये काफी कमाल की बात है। तो क्यों ना इस कंपनी में अभी निवेश करके, जब इसकी शेयर प्राइस ₹1.12 पे चल रही है, इस अवसर का फायदा उठा लिया जाए कि जब इस कंपनी का शेयर प्राइस 1,000 रुपये पे चल जाएगा तो हमें इतने रुपए का फायदा होगा। लेकिन क्या ऐसा होगा, ऐसा मुमकिन है? आइए हम इसे भी देखते हैं। आपको अभी अभी पता चल जाएगा कितने रुपए का होना पॉसिबल है या नहीं। ये देखिए, इस कंपनी की जो मार्केट कैप है ना दोस्तों, वो है 2.24 करोड़, यानी कि केवल 2 करोड़ की कंपनी, मतलब इतनी कम मार्केट कैप। हालांकि मैं उसी कंपनी में निवेश करना पसंद करता हूं जिसकी मार्केट कैप या तो 5,000 करोड़ से ऊपर हो या कम से कम 1,000 करोड़ से ऊपर हो। ठीक है ना। देखिए, ये कंपनी की मार्केट कैप इतनी कम है तो उसका ये मतलब हुआ कि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनी है। और ये बात भी सच है कि जब भी हम किसी स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करते हैं तो हमारे इन्वेस्टमेंट पे रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन हमें रिटर्न भी सबसे ज़्यादा मिल सकता है। अगर कोई भी स्मॉल कैप कंपनी आगे चलकर लार्ज कैप कंपनी बन जाती है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, यानी कि हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है ना। लेकिन हमें किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में
तभी निवेश करना चाहिए जब उसके फंडामेंटल सही हो, जब वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी जो बिजनेस कर रही है ना, वो बिजनेस आगे चल के बूम करेगी मार्केट में, वो बिजनेस आगे चल के मार्केट में रह पाएगी। उस बिजनेस की, यानी कि कंपनी जिस चीज की बिजनेस कर रही है ना, उसकी लोगों को जरूरत है। तो ये सब अच्छे से देखकर, अच्छे से स्मॉल कैप कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करके, उसके बिजनेस को समझ के, अब जब भी किसी स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करते हो तो आगे चलकर आपको उस कंपनी से मल्टी बैगर रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब भी आप किसी मिड कैप कंपनी में निवेश करते हो तो आपका रिस्क और आपका रिटर्न दोनों ही मॉडरेट होता है। यानी कि अगर आपने किसी मिड कैप कंपनी में निवेश किया है तो आपके इन्वेस्टमेंट पे उतना रिस्क भी नहीं है और उतना रिटर्न भी नहीं है, यानी कि दोनों ही मॉडरेट है। और जब भी आप किसी लार्ज कैप कंपनी में निवेश करते हो तो आपके इन्वेस्टमेंट पे रिस्क बहुत ही कम होता है, लेकिन रिटर्न भी कंपैरेटिवली स्मॉल कैप और मिड कैप से कम ही होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे कंपनी की मार्केट कैप बढ़ती है, आपके इन्वेस्टमेंट पे आपका रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न भी थोड़ा कम हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करते हो, अच्छे से उस कंपनी की एनालिसिस करके, तो उस कंपनी के स्मॉल कैप से लेकर के उस कंपनी के लार्ज कैप होने तक ये जो सफर होता है ना, ये सफर में अगर आप उस कंपनी में इतने समय तक, यानी कि स्मॉल कैप से लार्ज कैप तक इन्वेस्टेड रहते हो ना, तब जाके आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी कंपनी का मार्केट कैप केवल 2 करोड़ के आसपास है, यानी कि 2 करोड़ है, तो हम उसमें निवेश कर दे। यानी कि इसका मार्केट कैप 100 करोड़ भी नहीं है। कितना करोड़ है? मात्र 2 करोड़, यानी कि स्मॉल कैप से भी स्मॉल कैप कंपनी। तो ये चीज मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग हाईली नेगेटिव है इस कंपनी में निवेश करने के लिए, ठीक है ना। मतलब बहुत नेगेटिव पॉइंट है मेरे लिए, ठीक है। अब इस कंपनी के आरओई देखिए, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई के बारे में और आरओसी के बारे में मैंने इस वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको आरओई और आरओसी का मतलब अच्छे से नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से ही देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको यहां पर भी बोल दे रहा हूं कि अगर किसी भी कंपनी का आरओई 15% से ज्यादा होता है ना कई सालों से, तो ये चीज उस कंपनी में निवेश करने के लिए पॉजिटिव सिग्नल होता है। और इस कंपनी का आरओई मुझे दिखा 100%, मतलब कि हाईली पॉजिटिव सिग्नल। यानी कि ये चीज देख के मुझे इस कंपनी में निवेश कर देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैं केवल एक ही चीज देख के निवेश नहीं करूंगा। हाँ, ये बात सही है कि अगर किसी कंपनी का आरओई कई सालों से 15% से ऊपर है तो ये काफी अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है उस कंपनी में निवेश करने के लिए। लेकिन केवल आरओई देखकर निवेश नहीं करना चाहिए, हमें कंपनी के बारे में और भी चीजें देखनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि आरओसीई, तो इस कंपनी का आरओसीई मुझे दिखा 23.5%, ये भी काफी अच्छा है। अगर किसी कंपनी का आरओसीई कई सालों से 15% से ज्यादा होता है तो ये भी उस कंपनी में निवेश करने के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। तो इस कंपनी का आरओसीई मुझे दिखा 23.5%, जो कि पॉजिटिव सिग्नल है। तो क्या मैं ये दोनों चीज देख के इस कंपनी में निवेश कर दूं? अभी भी नहीं करूंगा, मुझे और भी चीजें देखनी है इस कंपनी के बारे में, ठीक है ना। अभी भी इस कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें देखना बाकी है। आप भी देखिए, मैं भी देखता हूं, ठीक है। इस कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, लीजिए। मतलब जब मैं इस कंपनी की एनालिसिस कर रहा था तो मुझे इस कंपनी पर कोई कर्जा दिखाई नहीं, 0 करोड़ कर्जा, ये भी पॉजिटिव सिग्नल। अब तो लगता है इस कंपनी में निवेश कर ही देना चाहिए, लेकिन क्या मैं करूंगा? आइए ना देखते हैं। आप कहाँ जा रहे हो? बैठिए, अभी बहुत समय है, सीख के जाइए। आप सीख रहे हो, इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0 है। वाव, अगेन पॉजिटिव सिग्नल। यानी किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से कम होता है ना, तो ये उस कंपनी में निवेश करने के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। और इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो तो 0 है। काफी 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 कमाल की बात है। और इस कंपनी की जो टोटल एसेट्स है, यानी कि इस कंपनी की कुल संपत्ति, वो है 0.08 करोड़। 0.08 करोड़ मतलब कितना? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए इस कंपनी के एसेट्स है, ठीक है। और इस कंपनी की लायबिलिटी, यानी कि इस कंपनी का दायित्व भी है 0.08 करोड़, यानी कि 8 लाख रुपया। तो इस कंपनी की एसेट्स और इस कंपनी की लायबिलिटीज इक्वल है। तो ये मेरे लिए नेगेटिव सिग्नल होगा इस कंपनी में निवेश करने के लिए। क्यों? मैं आपको समझाऊं। जैसे कि मान लीजिए कि जो आपकी कुल संपत्ति है वो है 5 करोड़ रुपए, ठीक है। और आपको लोन चाहिए 4 करोड़ रुपए का, ठीक है ना, किसी से उधार चाहिए। तो मान लीजिए आप उधार मेरे से मांग रहे हो और आपकी संपत्ति है 5 करोड़ रुपए, ठीक है ना। तो मैं आपको 4 करोड़ रुपए उधार दूंगा क्योंकि आपको 4 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। तो मैं आपको लोन देने से पहले ये देखूंगा ना कि आपकी संपत्ति कितनी है, आपके ऊपर दायित्व कितना है। तो मैं ये देखता हूं कि आपकी संपत्ति तो है 5 करोड़। तो 5 करोड़ जब आपकी संपत्ति है तो मुझे आपको 4 करोड़ उधार देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
लेकिन मुझे आपत्ति है क्योंकि मैंने ये भी देखा कि आपकी जो दायित्व है ना, यानी कि जो आपकी लायबिलिटीज है वो भी 5 करोड़ रुपए है। यानी कि ये जो आपकी लायबिलिटी है 5 करोड़, ये आपको देने हैं किसी को, ऊपर से आप मेरे से 4 करोड़ रुपए मांग रहे हो। यानी कि आपके पास पहले से लायबिलिटी है 5 करोड़ और आप मेरे से भी 4 करोड़ उधार मांग रहे हो। यानी कि ये भी तो आपकी लायबिलिटी हुई ना, आप मेरे से उधार ले रहे हो, यानी कि फ्यूचर में आप मुझे ये पैसे लौटाओगे। तो जो चीज़ आपको फ्यूचर में लौटानी होती है उसे कहते हैं लायबिलिटीज़। तो आपके पास पहले से 5 करोड़ मतलब आपकी लायबिलिटी है और आपके पास 5 करोड़ की एसेट भी है। यानी कि जो आपकी टोटल नेटवर्थ है, आपकी जो कुल संपत्ति वो कितनी होगी, वो होगी 5 करोड़ माइनस 5 करोड़ यानी कि 0 करोड़। यानी कि आपकी टोटल संपत्ति 0 करोड़ है, ठीक है ना। भले आपके पास 5 करोड़ की संपत्ति है लेकिन आपको 5 करोड़ देनी भी तो है, और ऊपर से मैं जब आपको 4 करोड़ दे दूंगा ना तो आपकी टोटल लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5 करोड़ प्लस 4 करोड़ यानी कि 9 करोड़। यानी कि अब आपकी कुल संपत्ति कितनी हुई, 5 करोड़ माइनस 9 करोड़ यानी कि -4 करोड़। अब आपकी नेटवर्थ नेगेटिव में जा रही है, तो ये मेरे लिए नेगेटिव सिग्नल हो गया ना आपको लोन देने के लिए। तो यहाँ पर भी वही चीज़ सोचिए, अगर इस कंपनी की जो एसेट्स है ना वो भी 8 लाख रुपया है और लायबिलिटी भी 8 लाख रुपया है, तो ये नेगेटिव सिग्नल ही हुआ ना। अगर इस कंपनी की एसेट्स बहुत ज़्यादा होती, मान लेते इस कंपनी की एसेट्स होती 1 करोड़ और इस कंपनी की लायबिलिटी होती मान लेते 8 लाख, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव सिग्नल होता, क्योंकि इस कंपनी के पास अपने लायबिलिटी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एसेट्स है, तो ये पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे कंपनी के एसेट्स मात्र 8 लाख है और इस कंपनी की लायबिलिटी भी 8 लाख है, तो ये हो गया नेगेटिव सिग्नल। और मुझे इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ तो दिखा ही नहीं, तो ये भी मेरे लिए हुआ नेगेटिव सिग्नल, मेरे लिए कि आपके लिए भी होना चाहिए, ठीक है। अब इस कंपनी का प्लेज्ड परसेंटेज है 0%, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। कैसे मैं बताऊं, प्लेज्ड परसेंटेज का मतलब ये होता है कि कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने शेयर को गिरवी रख के लोन लिया हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज 0 है, यानी कि इस कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने शेयर को गिरवी नहीं रखा है और मतलब गिरवी रख के कोई लोन नहीं लिया, ठीक है ना, इसलिए ये 0% है। तो कंपनी का प्लेज परसेंटेज जितना कम हो, यानी कि अगर 1% है 2% है तो ये ठीक हो सकता है, मतलब ठीक है। 0% है तो बहुत ज़्यादा ठीक है, लेकिन अगर 1-2% भी तो थोड़ा मोड़ा ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी कंपनी का प्लेज परसेंटेज 14% है, 15% है, तो भाई ये बहुत बड़ा नेगेटिव सिग्नल है। मतलब प्रोमोटर इतने सारे शेयर गिरवी क्यों रख रहे हैं, मतलब कि कंपनी के प्रोमोटर को, यानी कि जो कंपनी के बिजनेस को चला रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये पता है कि उन्हें अपने बिजनेस में भरोसा ही नहीं है कि वो आगे चल पाएगी, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अपने ज़्यादा शेयर्स गिरवी रख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ मतलब प्लेज परसेंटेज का ज़्यादा होना नेगेटिव सिग्नल होता है। यहाँ पे 0% है तो ये पॉजिटिव सिग्नल है, ठीक है। लेकिन क्या मैं इस पर निवेश करूँगा, आइए देखते हैं। अब इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना कितना है, 0.01 करोड़, मतलब कितना, 1 लाख रुपए। कंपनी का प्रॉफिट मात्र 1 लाख रुपए, नेगेटिव सिग्नल, ठीक है। अब इस कंपनी का 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE मुझे दिखा ही नहीं, आगे नेगेटिव सिग्नल। इस कंपनी का PE रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, 224 का, जबकि इस कंपनी का इंडस्ट्री PE है 24.3, यानी कि कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, ठीक है ना। अगर आप इस कंपनी में निवेश कर रहे हो और आप ये देख रहे हो कि इस कंपनी का शेयर प्राइस मात्र 1 रुपये 12 पैसे है, तो ये बहुत सस्ता है। सस्ता नहीं भैया, बहुत महंगा है, बहुत महंगा। क्यों, ये देखो इंडस्ट्री PE है 24.3, इसके मुकाबले में इस कंपनी की PE कितनी है, 224, यानी कि कंपनी अभी आपको इसका जो शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड में दिख रहा है, ठीक है। अब इस कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, 1.55%। क्या 1.55%? जनरली मैं उसी कंपनी में निवेश करना पसंद करता हूं जिस कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग मिनिमम 40% तो होनी ही चाहिए, और इस कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग मात्र 1.55% है। हाईली नेगेटिव सिग्नल, मतलब कि इस कंपनी में चलाने वाले प्रोमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में ठीक ठाक है ही नहीं, मात्र 1.55% है। बताओ यार, इतना नेगेटिव सिग्नल इस कंपनी के लिए। फिर इस कंपनी का EPS है 0, अर्निंग पर शेयर 0, यानी कि कंपनी की अर्निंग हो ही नहीं रही है ठीक ठाक, ठीक है। 1 लाख रुपया प्रॉफिट हो रहा है, क्या ही अर्निंग हो रहा है। आजकल तो किसी नॉर्मल इंप्लॉय की सैलरी 1 लाख रुपए होती है और कंपनी की प्रॉफिट 1 लाख रुपए, वाह 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 वाह, ठीक है ना। अब इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड एंड पे आउट है वो कितना है, 0%। डिविडेंड यील्ड भी 0% और डिविडेंड पे आउट भी 0%। कंपनी डिविडेंड देगी कैसे, कोई भी कंपनी तभी डिविडेंड देती है ना जब उस कंपनी को प्रॉफिट हो, और इस कंपनी को प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है तो ये कहाँ से डिविडेंड दे पाएगी। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, अब इसमें ये क्या ही डिविडेंड देगी, है ना। अब इस कंपनी की आप जरा होल्डिंग्स देखिए, होल्डिंग्स
ठीक है ना। होल्डिंग्स देखिए, पब्लिक की होल्डिंग है 98.45%, यानी कि इस कंपनी के ज़्यादा मालिक तो पब्लिक ही हो गई। कितनी है होल्डिंग ये देख लीजिए, मतलब मैक्सिमम होल्डिंग तो पब्लिक के पास है। और FII की कोई होल्डिंग नहीं है, DII की भी कोई होल्डिंग नहीं है, 0%। और जिस कंपनी में FII की होल्डिंग और DII की होल्डिंग 0% होना, उस कंपनी में तो मैं निवेश करता ही नहीं हूं, और आपको भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी किसी कंपनी में FII और DII निवेश करती है ना, तो इसका यह मतलब है कि कंपनी में कुछ तो ऐसा है जिसपे इन दोनों को भरोसा है, तभी तो इन दोनों ने निवेश किया है। क्योंकि इन दोनों में जो भी लोग रिसर्च करते हैं ना, वो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, बहुत ही स्मार्ट मैनेजर्स होते हैं, और वो बहुत ही हाईली रिसर्च करने के बाद ही किसी कंपनी में निवेश करते हैं। तो अगर ये दोनों किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि फ्यूचर में आपको उस कंपनी से प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है ना। यानी कि उस कंपनी में निवेश करने से आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू फ्यूचर में बढ़ सकती है, जिस कंपनी में इन दोनों ने निवेश किया है, ठीक है। और इस कंपनी की शेयर प्राइस 1000 रुपए तक जाएगी कि नहीं जाएगी, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है। अगर कोई भी कंपनी लगातार साल अपने प्रॉफिट को बढ़ाती है, यानी कि कंपनी की बिजनेस ग्रो करती है, तो उस कंपनी की शेयर प्राइस भी ग्रो करेगी। और अगर कंपनी की जो प्रॉफिट है, यानी कि उसकी बिजनेस है, साल दर साल अगर उस कंपनी की बिजनेस ग्रो नहीं कर रही है, तो उस कंपनी की शेयर प्राइस कहां से बढ़ेगी। अगर इस कंपनी की जो प्रॉफिट है अचानक से बढ़ने लगती है, मान लेते कोई चमत्कार हुआ और इस कंपनी की शेयर प्राइस अचानक से बढ़ने लगी, तब जाके ऐसा पॉसिबल है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 1 रुपये 12 पैसे से 1000 रुपये तक बहुत ही लॉन्ग टर्म में जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल इस कंपनी की जैसी कंडीशन है, जैसी इस कंपनी की फंडामेंटल्स है, उसे देख करके तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस कंपनी की शेयर प्राइस 1 रुपये 12 पैसे से 1000 रुपये तक जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इस कंपनी ने प्रॉफिट ठीक से कमाया नहीं है, यानी कि इस कंपनी को ठीक ठाक प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इस कंपनी का EPS मुझे 0 दिख रहा है, ठीक है ना। इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ मुझे दिखा ही नहीं, ठीक है ना। कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल है। तो फिलहाल अभी इस कंपनी की फंडामेंटल्स को देख करके मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस कंपनी की शेयर प्राइस 1000 रुपये तक जा पाएगी, ठीक है ना। अब फ्यूचर में क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी जो मैं इस कंपनी की हालत देख रहा हूँ, इसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि 1000 रुपये तक नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इस कंपनी में निवेश नहीं करने वाला हूं। और इस कंपनी को बताने का मेरा यह मकसद नहीं था कि मैं आपको कोई स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूं। मैं जस्ट आपको ये एजुकेशनल पर्पस के लिए समझा रहा हूं कि किसी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको उस कंपनी की एनालिसिस करनी चाहिए और आपको क्या क्या देखनी चाहिए। ये सब सिखाने के लिए, ये सब बताने के लिए मैंने इस कंपनी का एग्जाम्पल लिया है। मैंने कोई स्टॉक आपको रिकमेंड नहीं किया है, इस बात का ध्यान रखिए। आप जिस भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो आप अपने रिस्क पे अच्छे से एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट करना। मैं किसी भी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, इस बात को आप समझ लीजिए। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में शेयर जरूर से कीजिए। और अगर आप चाहे तो IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, ये सब कुछ सीखने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीखते रहिए, निवेश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी अगले वीडियो में।